चलिए भाई, तो वेलकम बैक। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के साथ। चैप्टर नंबर 5 जो मेरे बुक के हिसाब से है, उसका नाम क्या है दोस्तों? कंसीडरेशन। चलिए, कंसीडरेशन के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो कंसीडरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? समथिंग इन एक्सचेंज, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यो। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कंसीडरेशन का होना अनिवार्य है। जैसे कि अपन ने पढ़ा ही था, ऑफर के साथ जुड़ता है एक्सेप्टेंस, तो क्या बनता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो वही रेसिप्रोकल प्रॉमिस को अपन क्या बोलते हैं? कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन को अगर डिफाइन करना होगा तो वो क्या होता है? तो बोला जाता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द promiser, the promisee done something or abstain from doing something, done something or abstain from doing something, such an act of doing or absistence is known as what? Consideration. अब ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन का वैलिड होना जरूरी है, क्योंकि हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाना है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उसी से वैलिड प्रॉमिस बनेगी, और उसके साथ वैलिड क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन। अब ये वैलिड कंसीडरेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों, तो वो अपन देखने जा रहे हैं। जिसमें पहली चीज बोली गई है, भैया इट मस्ट बी गिवन ओनली एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। मतलब कंसीडरेशन हमेशा कौन देगा बताइए? प्रॉमिसर देगा। मतलब आज अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये किसकी इच्छा से निकलेगा? प्रॉमिसर की इच्छा से। एग्जाम्पल, ये प्रॉमिसर कौन होता है? देखा जाए तो भाई प्रॉमिसर वो इंसान होता है जो प्रॉमिस करता है। लेकिन बेटा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तो दोनों ही प्रॉमिस करते हैं। मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूं, तो आप भी प्रॉमिस कर रहे हो। तो भाई इसमें प्रॉमिसर क्या होगा? तो इसके अंदर हमने ये एक निकाला हुआ है, इसका एक आंसर, कि भाई जो यूनिक काम करता है, जो इंसान यूनिक काम करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर। तो आज मैं आपके और मेरे बीच में यूनिक काम मैं कर रहा हूं, तो भाई मैं बताऊंगा कि फीस कितनी होगी, और आपको वही फीस पे करनी पड़ेगी। तो इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ व्हाट दोस्तों? प्रॉमिसर। अब पेमेंट कौन करेगा? तो पेमेंट कोई भी इंसान कर सकता है, प्रॉमिस ही भी कर सकता है, या कोई और अदर इंसान भी कर सकता है। एग्जाम्पल के नाम पर भाई आज देखा जाए तो भाई आप भी फीस पे करोगे तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर आपके पेरेंट्स फीस पे करेंगे तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। नेक्स्ट थिंग बोला गया है कि भाई जो भी कंसिडरेशन होगा, वो कंसिडरेशन होना चाहिए रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। मतलब जो भी बातचीत होगी वहां पे कंसिडरेशन होगा, वो रियल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि अपन इल्यूजनरी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो जिसका कोई तर्क नहीं है। एग्जाम्पल, बी द बाबा, बी द बाबा के पास एक्स गया, और एक्स ने अपनी वाइफ की जो डेड बॉडी थी उसमें लाइफ डालने की बात रख दी, कि भैया ये जो मेरी मृत पत्नी है, इसमें जिंदगी डाल दो, जान डाल दो, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब ये जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वॉइड, क्योंकि कंसिडरेशन भी कैसा है? वॉइड। नेक्स्ट बोला गया जो कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में? नेक्स्ट थिंग बोला गया, इट मे बी पास, प्रेजेंट और फ्यूचर। भाई बोला गया ये पास भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है, और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय सम वैल्यू? कुछ भी वैल्यू का होना चाहिए, लेकिन वो वैल्यू रीजनेबल हो। जरूरी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भाई। रीजनेबल की आप कुछ क्वालिटी नहीं निकाल सकते ना यार। आज अगर देखा जाए तो भाई कुछ भी चीज कितने में भी बिक रही है। एग्जाम्पल के नाम पर अगर अपन बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन का, उसके कपड़े बिके 4-5 करोड़ में, सिर्फ कपड़े बिके। खरीदने वाले ने खरीदे, बेचने वाले ने बेचे। अब आप बोलो वो तो अनरीजनेबल है, भैया वो आपके लिए होगा, सामने वाले के लिए नहीं है। तो भाई लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं। आज घड़ियां होती है 10-10 करोड़ की घड़ियां आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख 20 लाख की घड़ी तो आजकल बहुत छोटी बात हो गई है। तो खरीदने वाला खरीद रहा है, उसको मजा आ रहा है उसको खरीदने में, तो भाई आप बोलो अनरीजनेबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑन दैट बेसिस भैया जो भी कंसिडरेशन होगा, इट मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू। रीजनेबल होगा या अनरीजनेबल होगा, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, बस वो कुछ ना कुछ वैल्यू का होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए जो पर्टिकुलर पर्सन खरीद रहा है, अगर मान लीजिए उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उसके फ्री कंसेंट को हर्ट करके लिया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल। इट्स एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी घड़ी आपको 10 लाख में बेची और गन पॉइंट पे रख के बेची, तो ये मैंने जो किया है, इसके अंदर वो कंसिडरेशन तो अनरीजनेबल है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? कोअर्जन। वेरी गुड। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल। लेकिन मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला, देखो भाई ये घड़ी मैं पहनता हूँ, ये घड़ी मैं आपको बेचना चाहता हूँ। आपने बोला हाँ सर, हम आपकी पहनी हुई घड़ी हम लेना चाहते हैं, हम 10 लाख में ले लेंगे। तो भैया वो आपने लिया, नॉर्मली लिया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। अब आप ये बोले अरे यार यही एप्पल की घड़ी तो बाहर 50,000 में मिल जाती है, तो भैया वो उससे कोई मतलब नहीं है।
आपने खरीदी, मैंने बेची, आपको जमी, आपने ले लिया, तो भाई यहां पर गलती आपकी है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। नेक्स्ट है समथिंग अदर देन प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। जो प्रोमिसर है उसकी एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन से अलग होना चाहिए। आज आप मुझे बताइए, मैंने आपसे यहाँ पे जो फीस लिया वो अच्छा पढ़ाने के लिए लिया, ऐसा पढ़ाने के लिए लिया कि आप पास हो जाए। अब मैं वापस से आपसे ये बोलूं बेटा 10,000 रुपए और दो और पास हो जाओगे, इसी बैच में आना है, इसी में होमवर्क करना है, इसी का लेक्चर सुनना है, पास हो जाओगे, 10,000 रुपए और दो, तो क्या ये मांगना सही है कि गलत है? गलत है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं बेटा मैं आपकी टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा लूंगा, मैं आपको अलग से समय दूंगा, आपका अलग से रिवीजन क्लासेस लिया जाएगा जो बाकी बच्चों का नहीं लिया जाएगा, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्या आप दोगे? यस सर। अगर देना होगा तो दोगे, तो क्या वो गलत है कि सही है? सही है। मतलब पहले से जो मेरा ऑब्लिगेशन है उसी ऑब्लिगेशन के लिए वापस से पैसा मांगना गलत है, लेकिन नया काम करने के लिए नया पैसा मांगना सही है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चल, नेक्स्ट थिंग बोला जा रहा है भाई कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी क्या बोलता है कि भाई देयर इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी लोग होते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, उनका प्राइवेट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और ये प्राइवेट रिलेशन के तहत एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर क्या कर सकता है? केस कर सकता है। मतलब मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी स्ट्रेंजर क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। तो कैन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट यू? द आंसर इज नो। बट यस, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे स्ट्रेंजर केस कर सकता है, लेकिन इन सारे केस में एक बात कॉमन है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी तीसरे के लिए। दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी, वही तीसरा जो होगा केस करेगा। मतलब पूरी दुनिया केस नहीं करेगी, दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी तीसरे के लिए, वही तीसरा क्या करेगा? केस करेगा। और वही सारे यहां पर एक्सेप्शन है। जैसे पहला एक्सेप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। मान लीजिए भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर एक्स, उनका बेटा भी माइनर है, छोटा सा है, तो उन्होंने अपने दोस्त के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी और बोला कि जब मेरा बच्चा मेजर हो जाएगा तो तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को दे देना। अब ये मिस्टर एक्स ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मिस्टर एक्स जो है अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, आईसीयू वार्ड में बैठा था, तो उसने बोला भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूं, आपके नाम कर रहा हूं, जैसे ही मेरा बच्चा बड़ा होगा इसको सारी प्रॉपर्टी दे देना। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में हुआ? एक्स और उसके वाई मतलब फ्रेंड के बीच में हुआ। किसके लिए हुआ? उसके बेटे के लिए हुआ। अब आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों, अगर ये तो डेथ हो गई, अब ठीक है, अब ये जो बेटा है ये गया कि भाई अंकल अंकल मुझे पता है कि 18 साल के बाद प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए थी, अब वो अंकल पैसा नहीं दे रहा है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, बच्चा बोलता है मैं केस कर दूंगा, क्या वो केस कर सकता है? यस सर, क्योंकि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी तीसरे, यही तीसरा क्या कर रहा है? केस कर रहा है। तो दूसरा है फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट में मम्मी है और दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई प्रॉपर्टी को लेकर के। अब मम्मी ने बोला भाई तुम लोग ने तो अपनी अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी कर ली, मेरा भी तो जीवन है, क्या किया जाए? तो दोनों ने आपस में तय किया कि अपन दोनों मम्मी को मंथली कुछ ना कुछ पे करेंगे, मैं भी 20,000 दूंगा, तू भी 20,000 देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चा तो 20,000 दे रहा है लेकिन दूसरा बच्चा 20,000 रुपए नहीं दे रहा। मम्मी बोलती है मैं अब इसके ऊपर केस करना चाहती हूँ। अब वो बच्चा बोल रहा है मम्मी मेरी और आपकी तो कोई बात नहीं हुई, हमारी भाई भाई की बात हुई थी, लेकिन ये भाई भाई ने कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया था? तो मम्मी क्या कर सकती है? केस कर सकती है। नेक्स्ट हो गया भाई एजेंसी। एजेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। आप मुझे बताइए जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपने नाटक क्लासेस के साथ किया है, क्या वो आपने मेरे साथ किया है? मुझसे बात की थी? नहीं, किससे बात किया था? नेहा मैम से किया था। तो आज नेहा मैम क्या है? एजेंट है, आज वो सारा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन एट लास्ट प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ। अब कल के दिन अगर मान लीजिए नेहा मैम ने किसी कारणवश नाटक क्लासेस को छोड़ दिया, आपकी फीस इंस्टॉलमेंट बची है, मैंने आपसे बोला साहब मुझे फीस ही है, आप बोले नहीं देंगे तो नेहा मैम को ही देंगे, कैसे चलेगा? क्या मैं आपके ऊपर केस करना चाहता हूँ, आप बोले नहीं करेंगे तो मैम ही केस करेंगे, कैसा होगा? क्या आंसर इज नो। क्या मैं भी केस कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके लिए? मेरे लिए, और मैं हूं जो केस कर सकता हूं। तो इसमें देखा मैं स्ट्रेंजर हूं, ये सारे केसेस देखा कहीं ना कहीं तीसरा इंसान ही था, लेकिन वो तीसरा इंसान क्या कर पा रहा था? केस कर पा रहा था। अरे आया कि नहीं आया? पक्का अच्छे से। तो पहला है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, तीसरा एजेंसी, चौथा असाइनमेंट। व्हाट इज असाइनमेंट? असाइनमेंट मतलब किसी को भी ट्रांसफर करना। क्या? राइट्स एंड लाइबिलिटी। मेरा राइट है मुझे अर्चित से पैसे लेना है, और मेरी ड्यूटी है कि मुझे अमन को पैसा देना है। अब अर्चित से पैसा लूंगा, अमन को दूंगा, इससे अच्छा मैंने अमन को बोला भाई तू पैसा किससे ले लेना? अर्चित से ले लेना। अब अर्चित बोल रहा है भाई नहीं मैं तो तेरे को पैसा ही नहीं दूंगा, उसने अमन को मारपीट करके भगा दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में भाई अमन बोल रहा है अब तो मैं केस करूंगा किसके ऊपर? अर्चित के ऊपर। अर्चित बोल रहा है भाई तेरी और मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन इस केस में एक तरीके से देखा जाए तो मेरे को अर्चित जो पैसा देता मैं अमन को देता, मतलब हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके लिए? वो
तीसरे के लिए, तो वो तीसरे के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। नेक्स्ट थिंग है एक्नॉलेजमेंट। किसी की नॉलेज में कोई बात को लाना है, नोन एज एक्नॉलेजमेंट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे राज से कुछ पैसे लेना है, और अब राज को पैसे, या चलो राज को कुछ पैसा देना है। अब राज को पैसा देना है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इनका घर बहुत दूर है, मैं वहां तक जा नहीं सकता। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, मिस्टर एक्स को बोल देता हूँ, वो इनके घर के पास रहते हैं। तो मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए दिए कि क्या कर देना, राज को दे देना। अब एक्स ने राज को पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने राज को तो बता दिया था एक्स से पैसा ले लेना। ये उनके घर गए पैसा लेने के लिए, लेकिन एक्स ने पैसा नहीं दिया। अब राज जो है वो केस करना चाहता है एक्स के ऊपर, क्या वो केस कर सकता है? यस और नो? देखा जाए सॉरी, देखा जाए तो एक्स और राज के बीच में क्या नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं। लेकिन मेरे और एक्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो तो किसके लिए हुआ था, बोलो? राज के लिए हुआ था। तो बकायदा इस केस में दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो किसी तीसरे के लिए, तो वो तीसरा क्या कर सकता है, केस कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से चलिए। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसका नाम है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जहां कंसिडरेशन नहीं होता वहां कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे पहला केस है गिफ्ट। गिफ्ट भी कौन सा गिफ्ट? कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब रजिस्टर्ड गिफ्ट होना चाहिए। इसीलिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भाई मिस्टर एक्स ने कुछ गिफ्ट करने का या फिर कुछ गिफ्ट दिया है मिस्टर वाई को, तो क्या ये गिफ्ट वैलिड है कि वॉइड है? तो ये वॉइड है। लेकिन अगर बोला जाएगा रजिस्टर्ड गिफ्ट दिया है, तो ये कैसा है, वैलिड है। तो भैया गिफ्ट कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। दूसरा केस है गारंटी का। गारंटी के अंतर्गत मान लीजिए भाई मिस्टर अंकुश ने पैसा लिया बैंक से जिसकी गारंटी मैंने लिया है। अब अंकुश अगर बैंक को पैसा नहीं देगा तो बैंक किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। अब मैं बैंक को ये बोल दूंगा कि बैंक तुमने मुझे तो कुछ पैसा दिया नहीं, जो दिया किसको दिया, अंकुश को दिया, जाओ मैं तुम्हें पैसा नहीं देता। तो ऐसे में तो बैंक ने कितने लोगों से गारंटी लिया होगा, वो तो सब ऐसे ही मना कर देंगे। तो इस केस में भी बोल दिया कि भैया नहीं, आपको भले ही आप बैंक को पैसा दे रहे हैं अंकुश के बदले, आपको बैंक ने भले ही कुछ भी नहीं दिया होगा तो भी यहाँ पे चलेगा, भले ही कंसिडरेशन नहीं है बट फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही है, माना जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेलमेंट। बेलमेंट के अंतर्गत भी बोला गया कि भाई कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। इसीलिए अपन जानते हैं दो प्रकार के बेलमेंट होते हैं, एक होता है ग्रेच्युटोस, एक होता है, वेरी गुड, नेक्स्ट होता है एजेंसी। एजेंसी में भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, नहीं तो ऐसे में क्या हो जाएगा, हमेशा एक इंसान बच जाएगा, डेथ इज प्रिंसिपल हमेशा बच जाएगा। कैसे? नेहा मैम ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको बोला एडमिशन ले लो नाटक क्लासेस में, कोर्स हो जाएगा, ये वो है, आपने फीसिस पे कर दिया। कल के दिन अगर मान लीजिए मैंने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया और आप बोलते हो सर हम आपके ऊपर केस करेंगे, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कराया, तो आप मुझे बताइए ऐसे केस में मैं क्या बोल दूंगा? अगर ऐसा बोल दूंगा कि बेटा देखो एडमिशन तो किसने लिया, नेहा मैम ने लिया, आप बोलोगे सर वो तो आपकी एजेंट है, लेकिन बेटा ऐसा है कि मैं नेहा मैम को कोई सैलरी नहीं देता, नेहा मैम समाज सेवा के नाम पे यहाँ पे काम कर रही है, उनको लग रहा था फ्री हूँ क्या करूँ, समाज सेवा के नाम पे नाटक क्लासेस में बैठती है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मेरा और उनका कोई कंसिडरेशन नहीं है, मैं उन्हें कुछ पैसा देता नहीं हूँ, तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो नेहा मैम ने जो किया वो मेरा एजेंट बन के किया नहीं है, तो जाओ नेहा मैम के घर जाओ, उनके ऊपर केस करो। क्या मुझे बताओ, आप जाओगे क्या? नहीं ना, आप बोलोगे भैया ये सब आप जानो, आपका कंसिडरेशन है नहीं, हम थोड़ी ना ये पता करते रहेंगे किसको सैलरी मिलती है किसको क्या नहीं मिलती है, हमारे लिए तो भैया वो एजेंट ही है। तो भले ही यहाँ पे एजेंट के बीच में और प्रिंसिपल के बीच में क्या नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट सही है, ये माना। नेक्स्ट केस हो जाता है चैरिटी का। चैरिटी के केस में वैसे अगर आप सिर्फ चैरिटी देने का वादा करते हैं तो वो भी क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। लेकिन अगर आपने चैरिटी देने का वादा किया और सामने वाले ने उस वादे के चक्कर में एक्सपेंस कर दिया, तो एक्सपेंस और चैरिटी विच एवर इज लोअर आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि रिटन है, और वहां किसके साथ किया, जो ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप है, जिसके साथ आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो ऐसे केस में वहां कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी कॉन्ट्रैक्ट सही है, माना जाएगा। ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से चलिए। इस पर ना आईसीआई भी कंफ्यूज्ड है। आईसीआई ने क्वेश्चन बना करके दिया था कि एक वाइफ है जिसके साथ रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि भाई हस्बैंड जो है उनको 6,000 रुपये महीने का कंसिडरेशन मतलब ऐसे पे करेगा कि भैया शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। अब उसने 6-7 महीने तक के तो पे किया, लेकिन उसके बाद पे करना बंद कर दिया। अब वाइफ केस करना चाहती है हस्बैंड के ऊपर, क्या वो केस कर सकती है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो?
वैसे आंसर है यस, आईसीआई बोलता नो। आईसीआई लेके चला गया आपको डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन यहाँ डोमेस्टिक अग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि रिटेन लिखा है उन्होंने, बोला रिटेन एंड रजिस्टर्ड है। भाई रजिस्टर्ड है मतलब कि वो डोमेस्टिक वाले बात में जाने का ही नहीं। नॉर्मल हस्बैंड एंड वाइफ होता तो मैं भी बोलता, लेकिन आईसीआई ने अभी तक के अपने आंसर को करेक्ट किया नहीं है। खुदा ना खास्ता ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप दोनों आंसर लिख के आओगे। हाँ, कैसा करना है, एक तो अपना आंसर लिखना, ऑल्टरनेटिवली एज गिवन इन आईसीएआई प्रीवियस या फिर इन आईसीआई स्टडी मटेरियल, और फिर लिख करके आओगे। मतलब आप एग्जामिनर को बता दो मुझे दोनों चीज का आइडिया है, मैंने आईसीआई का भी आंसर पढ़ के आया हूं और मुझे पता है सही आंसर क्या है, क्योंकि सही आंसर अपना वाला है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब आईसीआई ने वो आंसर दिया, और आईसीआई के अंदर कौन बैठे, इंसान। वेरी गुड बेटा। और इंसान है गलतियों का पुतला, आईसीआई से भी गलती होती है, तुम ये मत समझो कि आईसीआई ने कुछ लिख दिया। सीए फाइनल के पेपर तक आते में गलतियां निकाल देते हैं। सीए फाइनल के भी कितने आंसर्स हैं, इसी बार में एसएफएम के पेपर में कितनी गलतियां आई हैं। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, गलत चेकिंग होती है, इंसान है यार, क्या कर सकते हैं। अब इतने लाखों बच्चों को मैनेज करना, होती है गलतियां। तो ये मत सोचो आईसीआई ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, कई बार गड़बड़ ये हो जाती है उनसे भी। अगर अपने पास आए और टाइम हो तो ऑल्टरनेटिवली दोनों लिख दो। क्या पता अपन को पुराने आंसर्स में आईसीआई ने अपनी गलतियां रखी है और नया इस बार सजेस्टेड बनाया तो गलती ठीक कर दियो, तो तुम्हारे साथ लफड़ा हो जाएगा। तुम पुराने आंसर के हिसाब से लिखा है, आईसीआई ने आंसर चेंज कर दिया, तो इसीलिए अपन दोनों लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। चलो अब लिखना पड़ेगा बेटा, 5 नंबर बचाने हैं तो लिखना पड़ेगा। मतलब हालांकि वो है कई केसेस में तो 2-2 नंबर पे भी अपन को पेज पेज भर लिखना पड़ जाता है, बट वो थोड़ा मैनेज करना, समय को थोड़ा सा मैनेज करते हुए करना, थोड़ा फास्ट लिख लेना, जैसा भी हो, समय की अभावता ना हो, बस उसको देखते हुए मैनेज कर लेना। समझ में। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ टाइम बार डेट। जैसे कि आप जानते हैं टाइम बार डेट मतलब कि भाई समय के कारण क्या हो जाता है, ये पेमेंट रुक जाता है। अब समय के कारण ये जो उधार है ये क्यों रुक गया, क्योंकि भाई टाइम बार डेट के अंतर्गत अपन ने पढ़ा है कि कोई भी डेट ऐसा जो कि मैच्योर हो जाते हो, मैच्योर हुए हुए कितने साल हो गए, 3 साल, तो 3 साल के अंदर आपको पैसा ले लेना चाहिए। अगर 3 साल में पैसा नहीं लिया तो फिर ये क्या हो जाता है, टाइम बार डेट। अब टाइम बार डेट का लॉ की निगाहों में कोई इज्जत नहीं है, लेकिन तुमने पता है क्या किया, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस टाइम बार डेट के पे करने की बात कर दी। मतलब मैंने आपसे 20 साल पहले कोई लोन लिया होगा जो मैच्योर भी हो गया और मैंने पे नहीं किया, लेकिन आज आप 20 साल बाद मेरे आंखों के सामने खड़े, मैंने एक और नया प्रोमिसरी नोट बना दिया उस पेमेंट के लिए जो मुझे 20 साल पहले आपको करना था। अब ठीक है भैया, नया प्रोमिसरी नोट है, फ्रेश प्रोमिसरी नोट है, भले ही देखा जाए तो आपका जो मेरे को पैसा देना है मुझे तो देना ही पड़ेगा। अब मैं ये सवाल उठा दूं कि भाई तुमने तो पैसा मुझे दिया ही नहीं, क्योंकि जो दिया वो तो 20 साल पहले दिया था और लॉ को 3 साल पुराना दिखता नहीं है। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये तुमने प्रोमिसरी नोट बना दिया, तो फिर उस केस के अंतर्गत आपको बकायदा यहाँ पे पैसा मिलेगा और मुझे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना, पहला रिटर्न होना चाहिए, साइन बाय डेटर होना चाहिए एंड रिलेट टू टाइम बार डेट। अब इसमें ना एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ओरल बोल दिया था, उसने बोला ओरल मम्मी कसम मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, तो क्या ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रिटर्न होना चाहिए। प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट में बोल दिया गया कि भैया अगर कई बार आप क्या करते हैं, कसम खाते हैं कॉम्पनसेट करने की, ठीक है, जैसे किसी ने आपके लिए वॉलंटरी कोई काम कर दिया और आपने उसे बोला थैंक यू भाई यार आपने मेरे लिए काम किया, मैं पक्का आपके पैसे दे दूंगा। तो अगर किसी ने वॉलंटरी आपके लिए कोई काम किया और अगर आपने उसको बोला था कि आप उसको पैसा दे दोगे उसके नुकसान के, तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई आपने वॉलंटरी तो नहीं किया था लेकिन ये आपकी लीगली कंपेलेबल ड्यूटी है। सर ये क्या होता है लीगली कंपेलेबल ड्यूटी, मतलब एक ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ बोलता है भाई तुम्हारा एक तरीके से धर्म है। एग्जाम्पल, बाजू में पड़ोस में आग लग गई, मैंने भी उस आग को बुझाने में मदद की, उस आग को बुझाते बुझाते मेरा हाथ जल गया, ओनर ने बोला साहब प्लास्टिक सर्जरी करा लो मैं पैसा दूंगा, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, अब वो पैसा देने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि भाई तुमने मेरे लिए क्या किया, तो क्या किया मैंने उसके लिए, आग बचाई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत मैंने कुछ नहीं किया। उसने थोड़ी ना बोला था आग बुझाओ प्लास्टिक सर्जरी के पैसे ले जाओ, क्या ऐसा कुछ बात हुई थी क्या, नहीं, अपन तो खुद ही कूद गए थे भाई। तो ऐसा देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में अपन ने उसके लिए कुछ भी किया नहीं है, तो बोला भाई तुमने कुछ नहीं किया मैं काहे को प्लास्टिक सर्जरी के पैसे दूं। तो वहां पर बोला गया, लॉ ने बोला भैया नहीं, अगर मान लीजिए उसने कुछ किया है और बेसिकली पड़ोसी धर्म के नाते अगर उसने कुछ किया है और आपने बाद में बोला है कि आप उसको क्या दोगे, पैसा दोगे, कंपनसेट करोगे, तब करना ही पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको, यस और नो, पक्का। चल तो ये कंसेप्ट अपन ने देख लिया दोस्तों, ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर
तो यहाँ पर अपन ने देख लिया दोस्तों ये सारे कंसेप्ट। चलिए